कागजात नामजदगी को डिस्कस करें कि जमा कराने शुरू कर दिए। हमें ताज़ा तरीन अपडेट दीजिएगा, कौन कौन से रहनुमा हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस दफा कराची मरकज़ निगाह होगा, इंतखाबी दंगल का बड़ा मैदान होगा। चूंकि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो भी कराची से गालिब इम्कान ये है कि लड़ेंगे। मुकामी क़यादत उनके लिए फॉर्म हासिल कर चुकी है और इम्कान इस बात का जाहिर किया गया है कि आज ही शहबाज शरीफ के फॉर्म जमा करा दिए जाएंगे NF 242 की माड़ी से। इससे इसी तरह जो अगर MQM के सरबरा कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात करें तो वो भी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। दीगर जमातों के जो बिलावल भुट्टो खास तौर पर, चूंकि पिछली मरतबा उनकी रिवायती सीट है, उनके खानदान के दीगर अफराद भी वहां से लड़ते रहे और जीतते रहे, लेकिन चूंकि बिलावल भुट्टो वहां से पिछले 2018 के इलेक्शन में हार गए थे, तो अब ये देखना है कि कौन सी सीट का चुनाव करते हैं, वही लियारी सी सीट का या फिर वो मलिक के किसी और हल्के का चुनाव करते हैं। कराची में जो मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तें वो 22 हैं, जबकि सिंध असम्बली की नशिस्तें 47 है। इसके अलावा एक और मरहला भी है सियासी जमातों के लिए, वो है मखसूस नशिस्तों का, कि सिंध असम्बली में खवातीन की जो तादाद है मखसूस नशिस्तों की वो 29 है, जबकि 9 अक़लियतों की सीटें हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में जो सिंध का कोटा है खवातीन की मखसूस नशिस्तों का वो 14 है, जिनके रिटर्निंग अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला है। वहां पर कागजात नामजदगी वसूल और जमा करने का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज है, लेकिन अगर हम देखें तो पहले रोज सिर्फ 16 फॉर्म जमा हुए। कौमी और सूबाई दोनों असेंबली मिला के, यानी 69 अगर रिटर्निंग अफसरान थे और उनके पास सिर्फ 16 की तादाद में फॉर्म जमा हुए, जिनमें अगर आप सर फहरिस्त देखें तो मुस्तफ़ा कमाल हैं जो MQM के डिप्टी कन्वीनर हैं, जिन्होंने NF 242 के उसी हल्के से अपना फॉर्म जमा कराया है जहां पर शहबाज शरीफ मुस्लिम नून के सदर का गालिब इम्कान ये है कि वहां पर वो आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। तो इस तरह 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो उनके सरबराहान का यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दीगर जो इंतखाबी इत्तेहाद हैं और सियासी जमातें हैं वो भी कराची को इस दफा मरकज़ निगाह बनाई हुई है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन से चूंकि 3 जमातों ने मुतालबा किया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त तक तौसी की जाए, जिसका अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करे। ओके आमिर, वापस आते हैं आपकी तरफ। हमें हारून भी ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर। पाकिस्तान का दिल कहा जाता है लाहौर को। हारून, क्या अपडेट्स है लाहौर को लेकर आपके पास? कौन कौन सी आम शख्सियात, इस वक्त मुझे लगता है इस्लामाबाद से ज्यादा तो महवर पॉलिटिक्स का लाहौर है, तो क्या लाहौर के हवाले से क्या है आपके पास जो शेयर कर पाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में भी जो है इंतखाबी दंगल बिल्कुल सच चुका हुआ है और कल से जो है कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का सिलसिला जो है शुरू है। और अब जुम्मे के दिन यानी कि 22 दिसंबर को जो है इसका आखिरी रोज होगा। कल जो है बहुत बड़े बड़े नामों ने जो लाहौर से अपने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए थे, क्योंकि अब लाहौर के अंदर एक नई पार्टी का भी इजाफा हुआ था, इस्तेहकाम पार्टी। तो इस हवाले से अब उसके भी जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने NA 128 से अपने कागजात नामजदगी हासिल किए थे। इसके अलावा वो PP की एक सीट 158 से भी जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस्तेहकाम पार्टी के जो सदर हैं अलीम खान, उन्होंने भी एक कौमी असेंबली के एक हल्के से जो अपने कागजात नामजदगी हासिल किए। इसके अलावा वो साथ लाहौर की एक PP की सीट से भी जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो साबिक एक मिनिस्टर थे मियां असलम इकबाल, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी 171 PP से हासिल किए। नजीर चौहान जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी हासिल किए। मखसूस नशिस्तों का जो है वो भी सिलसिला जारी है। खवातीन में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो मुकामी एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी सनम जावेद, उनके वालिद ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। और कभी इम्कान यह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो उनके मध्य मुकाबिल 150 से जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगी। 150 में सनम जावेद मरियम नवाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके फादर से कल जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल जो अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो है बाकायदा तौर पर उनका नाम जो है वो तजवीज किया। अब देखना यह है कि लाहौर में से कौन कौन से बड़े नाम जो है वो कल फाइनल हो जाएंगे कि वो अब मुख्तलिफ हल्कों से जो वो बैठ चुके हैं इलेक्शन के लिए। जी ठीक हो गया हारून, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम विसाल यूसुफ जई की तरफ भी जाते हैं, पेशावर की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। विसाल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पेशावर के हवाले से बताइएगा, कागजात नामजदगी को लेकर किन किन लोगों ने जमा करा दिए, और दूसरी जानिब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मतलब पेशावर में भी जिस तरह आइंदा इलेक्शन के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं उस गेमा गेमी है, और जो फार्म है वो जो सियासी रहनुमा है वो ले रहे हैं, और 22 दिसंबर जैसा कि आपको पता है वो कल आखिरी दिन है उसके जमा करने में, और 23 दिसंबर को ख़त्मी फहरिस्त दी जाएगी। तो इन 6 से जो है सिराजुल हक जो कि अमीर है जमात इस्लामी का, उन्होंने कल कागजात जमा किए हैं, और इस तरह आज जो है इन्हें 32 से जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है। जी विशाल सम वी लॉस्ट योर ऑडियो। और केपीके से हमें जो खबरें आ रही हैं उसमें यह भी है कि सीट एडजस्टमेंट के कुछ मामला तय हुए हैं जेयूआई, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और यह भी फैसला हुआ है कि जो रनर्स अप है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। आई मीन जो रनर्स अप उम्मीदवार इससे पहले रहे वो उम्मीदवार जो कि पास थे जीत के नहीं जीत पाए उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे, ऐसा भी कुछ फैसला हुआ है। सो इस वक्त हम मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं, हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद है, हम ऑफ एंड ऑन उनसे बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद है तो जरा स्टूडियो का रुख करते हैं और सलमान आबिद साहब से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। एक तो आपको गुड मॉर्निंग, रिपोर्टर्स की गहमा गहमी में जरा आप थोड़ा सा देर हो गई हमें आपकी तरफ आने में, आप ठीक है, खैरियत से? ये जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, क्या ये पेस सबसे पहले तो इतनी ही होती है कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने की जो है, या आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी स्लो है, रिलक्टेंट है कुछ लोग इसके लिए? ये प्रोसेस कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 1985 से मैं इलेक्शन मॉनिटर कर रहा हूँ। ओके, ये पहला इलेक्शन है जो इतना फीका इलेक्शन है और इसकी कोई गहमा गहमी उस तरह से नहीं बन सकी जिस तरह से आम इंतखाबात की बनती है, ना सिर्फ अवामी सतह पे बल्कि जो कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनकी सतह पर भी और सियासी जमातों की सतह पर। ठीक, जैसे अभी अर्मिला ने कहा कि वो अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो सामने नहीं आ सके, कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सके कि कौन से कैंडिडेट है, अभी सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है। ऐसे ही है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि यहाँ एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है इंतखाबात के बारे में। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, केपीके की जो एसोसिएशन, सिंध की एसोसिएशन, इन सब ने एक करारदाद पेश कर दी और रेजोल्यूशन पेश कर दी कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते और वो इस्तीफा दे दें। अब इसकी टाइमिंग देखिए। अच्छा, ये 5 जो करारदाद या अलामिये हैं ये क्यों जारी हुए हैं? इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो इंतखाबात नहीं चाहते। इसी तरीके से आपको मालूम है कि जो सनतकार और ताजिर तबका है वो बार बार कह रहा है कि इंतखाबात की जरूरत नहीं है, मईशत को दुरुस्त कर लें। उलमा कराम का एक वफद है वो बार बार जाके मिलता है, कहता है जी इलेक्शन ना करवाएं, इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मईशत को आगे लेके चले। फिर यहाँ नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि पहले एहतसाब हो फिर इंतखाबात हो, अब कहा जा रहा है कि पहले मईशत हो फिर इंतखाबात हो, तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। ये सुस्ती किसको सूट करती है ज्यादा? देखिए ये तो सूट करती है उन लोगों को जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम नहीं देखना चाहते। इस वक्त प्रॉब्लम एक और भी है, वो प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई का इस वक्त आपको जरा सीन जो है वो बहुत फीका नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जितनी आजादी होनी चाहिए थी इलेक्शन लड़ने के लिए सियासी जमात को, वो तो नहीं मिल रही है। कल भी उनके कुछ लोगों के साथ जो कागजात जो उन्होंने वसूल किए वो छीन लिए गए, गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक बड़ी पार्टी जो इस वक्त पॉपुलर पार्टी है वो इस वक्त इलेक्शन सीन के अंदर उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसको नजर आना चाहिए था। अच्छा, उसके पास पॉपुलर वोट बैंक है, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट है और लोग इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। लोग चैलेंज कर रहे हैं कि क्या उनको इजाजत मिल भी सकेगी। अब मिसाल के तौर पे जो जेलों में लोग हैं इस वक्त पीटीआई के, उन पे कोई जुर्म तो साबित नहीं हुआ, वो चाहे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं पाकिस्तान लॉ के मुताबिक, लेकिन क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल सकेगी? क्या उनको इंतखाबी मुहिम तो वो नहीं चला सकेंगे जेल के अंदर रह के, लेकिन क्या आजादाना बुनियादों पर उनकी पार्टी आगे जा सकेगी? बहुत से सवालात हैं जो अभी तक अभी आपने खुद भी कहा कि अनसर्टेनिटी है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर या जो शख्सियात है उनके अंदर नहीं, ये तो पब्लिक के अंदर भी है ना अनसर्टेनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपको लगता है कि ये पूरे इस प्रोसेस के ऊपर ये जो अनसर्टेनिटी है, जो एक टर्न आउट है वोटर्स का, उस पर तो बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगी? डू यू थिंक? देखिए कोशिश यही है कि टर्नआउट कम से कम और अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाए, क्योंकि जितना टर्नआउट ज्यादा होगा ना उसका फायदा पीटीआई को। इसलिए कोशिश की जाएगी कि टर्नआउट कम हो और लोग ज्यादा बाहर ना निकले। इसलिए लोगों के अंदर एक फियर पैदा किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है
और इस तरह से माहौल बना दिया जाए। देखिए ना, अभी तक कोई जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे। इलेक्शन की तो बड़ी पॉलिटिक्स, बड़े जलसे होते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, वो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे लैंड किया, उसके बाद वो कमरे में बैठ गए। अब वो कोई बड़ा जलसा नहीं करना अभी शुरू किया। सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी कुछ जलसे कर रही है, अभी तक तो जलसे स्टार्ट भी नहीं हुए। तो इसलिए जो मोमेंटम बनता है इलेक्शन का, वो अभी उस तरह से बन नहीं पा रहा। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि हर सूरत में इलेक्शन होगा, मैं तो बल्कि उम्मीद कर रहा था ये सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन जितनी भी हैं, इन्होंने जो बात की है इस पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस जारी कर सकते हैं तो इन लोगों को भी जारी करें जो इलेक्शन के अंदर इबाहम पैदा कर रहे हैं। इसमें ये क्यों कर पैदा कर रहे हैं? इसका एजेंडा क्या है? अगर हम शफाफ इंतखाबात पे नहीं जाते तो फिर इस पे अरबों रुपए लगाने का मकसद क्या है? जो बैनुल अक़वामी इदारे हमें मॉनिटर करते हैं, जो IMF जैसे इदारे चाहते हैं कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, वो अवाम के फैसले करे, चाहे वो मुश्किल फैसले हो, और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इसी चीज को मद्देनजर रखा जाता है, तो फिर हम ये एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं? क्या ये जो फैसला साज है हमारे, या इवन मुंतखब होके आने वाले हैं जो कहते हैं कि जी हमारी हवाएं चल रही हैं, क्या उनको एहसास नहीं है कि विदाउट मैंडेट दे कैन नॉट सर्वाइव? देखिए, 70 से लेकर 2018 तक के कोई भी इंतखाब शफाफ नहीं थे। सारे इलेक्शन जो है वो मैनेज होते हैं। अच्छा, इस दफा मैनेजमेंट जो करने की कोशिश की जा रही है उसमें नाकामी का सामना है, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट्स जो है वो एक और तरफ खड़े हुए हैं। जहां जिनके लिए रास्ता बंद किया जा रहा है वो वहां खड़े हुए हैं ना। आपने एक जुमला सुना हुआ है कि इमरान खान की मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है लेकिन मकबूलियत नहीं है। अब इस सारे तजाद में अगर आप देखें, आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने इलेक्शन इसी तरीके से कराने हैं जैसे आज हो रहे हैं, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? कौन इसको ओन करेगा? लेजिटिमाइज पोजीशन क्या होगी? दुनिया किस तरह से देखेगी? और क्या इस इलेक्शन के बाद, इस तरह के इलेक्शन के साथ, क्या सियासी इस्तेकाम आ सकेगा? क्या माशी इस्तेकाम आ सकेगा? तो जवाब नफी में मिल रहा है, क्योंकि हम तो टकराव की तरफ जा रहे हैं, हम तो महाजराई की तरफ जा रहे हैं, हम तो इंतशार पैदा कर रहे हैं। तो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर या डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी लाता है। अगर हमारे यहाँ इलेक्शन ने स्टेबिलिटी नहीं लानी, जैसे 2013 के अंदर धरना हो गया, फिर 2018 के इंतखाबात को PMLN चैलेंज करती है, उससे पहले के इंतखाबात को चैलेंज किया जाता है। एक और बड़ा मसला है, हमारे यहाँ जो इलेक्शन हारता है वो धांधली का करना शुरू कर देता है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता अपनी शिकस्त को। जो जीतता है वो कहता है इससे ज्यादा शफाफ इलेक्शन ही कोई नहीं है। तो इस डायलेमा के अंदर ये जो सारा कुछ चल रहा है, इससे ज्यादा इबाम पैदा हो रहा है। ठीक हो गया। हमारे रिपोर्टर्स भी चूंकि हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद हारून, विसाल यूसुफजई और आमिर फारूक, कराची, पेशावर और लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, दो कि आप लोग अपनी फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपसे ऑन एंड ऑफ अपडेट भी लेते रहेंगे कि कागजात नामजदगी के हवाले से क्या होगा। सलमान आबिद साहब, इन द एंड ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि अनसर्टिनिटी के साथ साथ जो पब्लिक में पॉपुलैरिटी है, अभी पीपल्स पार्टी में काफी हद तक एक्टिव नजर आ रही है, जबकि नून लीग के हवाले से आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि ड्राइंग रूम सियासत कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जो पार्टीज हैं उनमें पॉपुलैरिटी या वोटर्स को एंगेज करने के लिए कौन सी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा एफर्ट पुट कर रही है? देखिए, कोशिश तो इस वक्त PMLN सबसे ज्यादा कर रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर एक बड़ी लड़ाई है, पानीपत की जंग है। तो PMLN की पूरी कोशिश है कि वो वोटरों को कैच कर सके। लेकिन पिछली जो 16 माह की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, वो उनके लिए लाइबिलिटी बनी हुई है। परफॉर्मेंस उनकी उस तरह से है नहीं, लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। और यही PMLN के लिए इस वक्त सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नवाज शरीफ की आमद के बाद कम होना चाहिए था, वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। लेकिन PTI तो भी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही, उसका वोटर तो भी घर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, क्योंकि जितने सर्वे आ रहे हैं वो तो जाहिर ये करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी वर्सेस कबूलियत वाला जो मामला है ना, इसके दरमियान मुकाबला है। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, इसमें जो सबसे टर्निंग पॉइंट है ना, वो यूथ का है। ठीक है, 18 से 35 साल के जो 5,77,90,000 वोटर हैं, वो टोटल वोट के 46% है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन मेरे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि जिधर कबूलियत की हम बात कर रहे हैं, जब पॉपुलर पार्टी ये कह चुकी है कि हम आपके साथ बैठ के बात कर लेते हैं, तो कबूलियत की तरफ फिर क्यों दरवाजे नहीं खुले? आई मीन पब्लिक सेंटिमेंट से कबूलियत वाला जो एंड है वो क्यों खाइफ या कॉन्शियस नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है जी। डेमोक्रेसी के अंदर रिकंसिलेशन होती है, डेमोक्रेसी के अंदर रेजोल्यूशन होता है, डेमोक्रेसी डायलॉग का नाम है। डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको मिनिमाइज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं बन सके। हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफ सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गए, और उसकी वजह से हमने एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया। जो डायलॉग की स्पेस है वो कम होती जा रही है, और उसका नतीजा यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। तो जब तक आप डायलॉग के साथ नहीं जाएंगे, एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे, आप दोनों तरफ कह रहे हैं, दोनों तरफ। इसमें PTI को भी अपना जो बड़ा हार्ड स्टांस है उसमें पीछे हटना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट भी है, उसमें दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं। जब तक पाकिस्तान में रिकंसिलेशन नहीं होगी, और एक ट्रू रिकंसिलेशन,
सिर्फ इस वजह से नहीं कि सिर्फ इख्तिदार लेना है हमने, यानी इस मुल्क के जो अभी इन्होंने कहा ना कि सवाल के आम आदमी का मसला कहाँ है। अब आप देखिए इस वक्त की जो पॉलिटिक्स हो रही है इसमें कहीं आपको आम आदमी का मसला नजर आ रहा है? ये जो भी पिछले 4-5 दिनों के अंदर गैस के बिल आए हैं और जिस शिद्दत के साथ बिल आपको आए हैं, आपको पिछली तारीख में कभी 6-6, 7-7 हजार के गैस के बिल नहीं मिले। लेकिन इसका मतलब यह कि आम आदमी की सियासत बहुत पीछे रह गई है और यहाँ ताकत की सियासत। और मुझे लगता है सलमान भाई कहीं ना भरोसे का बहुत बड़ा मसला है, दोनों डेफिसिट बहुत ज्यादा है। सलमान आबिद साहब सीनियर तजिया राय का इजहार करते मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, उससे पहले हमने सभी शहरों से, बड़े शहरों से अपने रिपोर्टर साहिबान से भी बात की।